नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल होता है एक इंडेक्स। क्या होता है? एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है? एक बुक होती है ना, एक किताब होती है। तो किताब के जो बाहर पहला पन्ना होता है, जो उसमें होता है इंडेक्स ऊपर। इंडेक्स हमें क्या बताता है? इंडेक्स बताता है पॉइंट वाइज कि इस बुक में क्या क्या डिस्कस किया गया है, और ये जो बुक है किस टॉपिक्स के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर मेजरली फोकस करती है। तो वैसे ही हमारा जो है प्रीएम्बल होता है, जो हमें बताता है कि इस बुक में क्या डिस्कस किया गया है। तो मेन जो हमारा ध्यान है वो किन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए अपने लॉज को फ्रेम करते टाइम। तो प्रीएम्बल का जो आइडिया है वो हमने कहाँ से लिया है? प्रीएम्बल का आइडिया हमने लिया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पहले प्रीएम्बल के साथ देखा गया, और वहाँ से हमने प्रीएम्बल का आइडिया जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बारो किया। तो प्रीएम्बल क्या होता है? एक ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमें किन चीज़ों पे जोर देना है वाइल फ्रेमिंग द लॉज। ठीक है, लॉज को फ्रेम करते टाइम हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, किन चीज़ों को देखना है कि ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, इन चीज़ों का हनन ना हो जाए। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव ए प्रीएम्बल। मतलब दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका प्रीएम्बल तो मस्ट है कि वो तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका प्रीएम्बल हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका प्रीएम्बल नहीं होगा। तो प्रीएम्बल को सिंपली कि हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडेक्स होता है इंट्रोडक्शन टू द बुक, वैसे ही प्रीएम्बल होता है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एसेंस और द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंस क्या होता है? जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं, हिंदी में स्टोरी पढ़ते हैं, तो स्टोरी से पहले उसकी समरी देखते हैं। समरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सार, ठीक है। एसेंस को भी क्या बोलते हैं? सार। सार मतलब उस स्टोरी के बारे में, जो बुक में स्टोरी लिखी हुई है या जो स्टोरी में उसमें है, उस स्टोरी का पूरा सार कि उस स्टोरी में क्या चीज़ें जो हैं, वो बेसिकली मेन मोटिव क्या है, मेन आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है स्टोरी की, वो डिस्कस की जाती है, उसको हम कहते हैं सार। तो प्रियम्बल हमारा क्या है? सार ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स एंड एस्पायरेशंस ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल हमें यह बताता है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो किस तरह का भारत देश चाहते थे, किस तरह के लॉस चाहते थे भारत देश की। भारत देश जो है वो आगे जाके कानूनी तौर पर किस तरह का दिखे, वो हमें प्रियम्बल जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जो प्रियम्बल है वो किसके बेस पे ड्राफ्ट हुआ है? प्रियम्बल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बेस पे ड्राफ्ट हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रपोज किया था नेहरू ने? आई थिंक 13 दिसंबर 1946 को। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वो सीए में प्रपोज किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में प्रपोज किया था नेहरू ने, और वो पास कब होता है? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है, और कोई भी एक भी वोट जो होता है इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के खिलाफ नहीं पड़ता है, ये एब्सोल्युटली पास हो जाता है। प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ कि एक केस हुआ, बारूबरी यूनियन केस। इस केस में क्या बताया कि आज जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है ही नहीं। प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके बाद केशवानंदा भारती केस होता है। ये जो बारूबरी यूनियन केस होता है ये होता है 1960 के आसपास, और केशवानंदा भारती केस होता है 1973 में, ठीक है। 1973 में केशवानंदा भारती केस होता है, और ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है प्रीएम्बल को कि प्रीएम्बल लॉज बनाते टाइम कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो प्रीएम्बल हमारे लिए यूज में आता है, जो हमें बेसिक आइडियल्स बताता है और ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए। और उस प्रीएम्बल के बेस पे हम उस लॉ को देख सकते हैं कि वो लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो इस केशवानंदा भारती केस में हमने ये जाना कि जो जुडिशरी है वो जजमेंट देती है कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और LIC ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोल देता है प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहले क्या होता है? बारूबरी में बोलता है कि ये नहीं है पार्ट, केशवानंदा भारती केस में बोलता है उसकी मतलब उसकी जो यूजेज होती है प्रीएम्बल की उसको पहचानता है और बोलता है कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन LIC ऑफ इंडिया केस में क्या बोलता है कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल।
प्रेम्बल को अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, लेकिन अमेंड हम कर सकते हैं प्रेम्बल को, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, बट जो अमेंडमेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स। अगर आप फंडामेंटल राइट्स को, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, अगर आप फंडामेंटल राइट्स को क्या करेंगे, उड़ा देंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, इनको चेंज कर देंगे, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या रह गया, ठीक है ना। तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। तो आप अमेंड कर सकते हो प्रियम्बल को, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। हमने राइट टू प्राइवेसी जो है वो ऐड किया है, अमेंड किया है। अमेंड करने का मतलब ये नहीं कि डिलीट ही कर दो आप सब कुछ, ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और अल्टर भी कर सकते हो, ठीक है। लॉज को चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इसको बोलते हैं अमेंड करना, ठीक है। तो अमेंड जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, उसमें अमेंड किया गया था हमारे प्रियम्बल को, और ये एक ही बार अमेंड किया गया है, और 3 वर्ड्स इसमें जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स जो थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। कंपोनेंट्स क्या है कि जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है जो, वो कौन है हमारे इंडिया में? सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, ठीक है। ये प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन है कि जो अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो पीपल है। सोवरेन कौन है? पीपल है। अथॉरिटी किसकी है? पीपल की। यहाँ पे रूल किसका है? पीपल का रूल है, लोगों का रूल है। प्रियम्बल बोलता है कि इंडिया सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए और रिपब्लिक भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमारा देश कैसा दिखना चाहिए, या हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। जस्टिस जो है उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए, लिबर्टी, इक्वलिटी और जो फेटर्निटी है वो लाने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को भी मेंटेन करना चाहिए। हमने अपने प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था कि ओनली सम प्रोविजंस, कुछ ही प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया गया था, और संविधान को फुल्ली और कंप्लीटली लागू कब किया गया था? वो किया गया था 26 जैन 1950 को। कुछ की वर्ड्स हैं प्रियम्बल के, ठीक है, जैसे 5 आइडियल्स हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट। सोवरेन क्या होता है? सोवरेन होता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं, हमारे ऊपर कोई भी हमें डोमिनेट नहीं करेगा, एक्सटर्नल पावर जो है वो कोई भी डोमिनेट नहीं करेगी, हम खुद सुप्रीम है, इंटरनली और एक्सटर्नली हम सुप्रीम है, हम अपने डिसीजन जो हैं खुद लेंगे, हमारे डिसीजन, हम किसी की डोमिनेशन में अपने डिसीजन नहीं लेंगे। सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट वो एक सिस्टम होता है जहाँ पे जो सोसाइटल बेनिफिट होता है, जो बेनिफिट्स होते हैं वो सभी लोगों को मिलते हैं, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होती है जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, और ये इसका जो बेनिफिट होता है वो सभी को मिलता है। प्राइवेट ओनरशिप भी होती है इसमें और पब्लिक ओनरशिप भी होती है। जैसे कि हम ऑयल प्रोडक्शन का काम दे देते हैं, उसमें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, अभी हमने एटॉमिक एनर्जी में प्राइवेटाइजेशन नहीं किया और वहाँ पे शायद ना करें कभी। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन होती है तो इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो बेनिफिट है वो सभी को मिले। ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो क्या हो जाए, वो सुप्रीम हो जाए, वो एब्सोल्यूट हो जाए और वो किसी को भी बेनिफिट ना दे और सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखे। अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए लॉज हैं जिससे उसको पुनिश किया जाता है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इस तरह के सोशलिज्म को क्या कहा जाता है? फेबियन सोशलिज्म। फेबियन सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसको कहा जाता है। और ये सोशलिस्ट वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था 1976 में हमारे प्रियम्बल में। सेक्युलर मीन्स क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती है और किसी भी रिलीजन को अपना स्टेट रिलीजन पर्टिकुलर नहीं मानती है। इसको भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया था। मतलब अगर हमारी जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मान्यता कभी भी नहीं देंगे और ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। आप किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमारी जो स्टेट है वो इसमें आपकी हेल्प नहीं करेगी। को बोलते हैं सेक्युलर। हम किसी भी रिलीजन को अपनी स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजन नहीं मानते, हम सारे रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन हैं जो इंडिया लैंड पे पनपते हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के द्वारा जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो चुने जाते हैं और फिर वो रूल करते हैं, वो लॉज एंड पॉलिसीज जो हैं
हमारे लिए फ्रेम करते हैं। लेकिन जो हमारे चुने हुए मिनिस्टर्स हैं वो एब्सोल्यूट ना हो जाएं, तो इसलिए क्या है हमारे पास, इसलिए हमारे पास है आरटीआई। ठीक है, क्या है, आरटीआई है, सोशल ऑडिट जैसी चीज़ें हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। वैसे भी हमारे पास ऑटोनॉमस जो है इलेक्शन कमीशन है और हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है, जो डेमोक्रेसी है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। रिपब्लिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, वो इलेक्ट होके आएगा, वो नॉमिनेट होके नहीं आएगा। यहाँ पे कोई मोनार्की नहीं है कि राजे का बेटा राजा बनेगा आगे, ठीक है, जो किंग का बेटा है वही आगे जो है वो किंग बनेगा, ऐसी यहाँ पे प्रथा नहीं है, मोनार्की नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्शन होगी और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्ट होके आएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है। और जो गवर्नमेंट ऑफिस है वो सभी के लिए खुला है, कोई भी इलेक्ट होके वहाँ पे आ सकता है, तो इसको हम कहते हैं रिपब्लिक। कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम अचीव करने के लिए, जैसे जस्टिस है, यहाँ पे जस्टिस किस लिए ज़रूरी है, सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए जस्टिस क्या है, बहुत ज़रूरी है। और जस्टिस जो है वो किस किस से, हमारे जो पहले जो प्रोविजंस हैं हमने लागू किए गए हैं उससे भी जो जस्टिस की जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमें पता चलती है। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट से भी जस्टिस जो है वो देखने को पता चलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी से भी हमें जो है जस्टिस का देखने को पता चलता है, जहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो कंसेप्ट है वो आता है। और स्टेट को पॉलिसीज फ्रेम करते टाइम जो है जस्टिस का ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो बेनिफिट है वो सबके पास पहुंचेगा। सोशल जस्टिस क्या होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा सभी सिटीजन्स को, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा सभी सिटीजन्स को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द कास्ट, कलर, रिलीजन, सेक्स, सो ऑन। इन सब चीज़ों पे जोर नहीं दिया जाएगा और सभी जो लोग हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इक्वल जस्टिस दिया जाएगा। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होगा कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वेल्थ कमाने की। अगर मैन और वीमेन जो हैं, एक लड़का और एक लड़की, या एक मैन और एक वुमेन, ठीक है, अगर ये दोनों काम करते हैं और काम सेम तरीके का है तो दोनों को इक्वल वेजेस मिलेंगी, ठीक है, दोनों को जो पेमेंट मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, वो सेम मिलेगी। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, मतलब हम जो लोग हैं हमें पूरी अपॉर्चुनिटी है, हमें पूरी इक्वलिटी है कि हम इलेक्शन डालने जा सकते हैं और गवर्नमेंट ऑफिस के लिए सारे के सारे एलिजिबल हैं और हम वोट भी डाल सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा जो है सरकार चुन सकते हैं और उस सरकार में खड़े भी हो सकते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि इक्वलिटी मीन्स किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। सारे पीपल जो हैं, सारे लोग इक्वल हैं लॉ के सामने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन रेस, रिलीजन, कलर, सेक्स, ग्रीड, ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और किसी को भी फालतू के जो प्रिविलेजेस हैं वो नहीं दिए जाएंगे। लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ। वो अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है उसको चुन सकते हैं, जिस तरह की ज़िंदगी उन्हें जीनी है, अपने पॉलिटिकल व्यूज़, अपना बिहेवियर इन द सोसाइटी, इसकी उनको लिबर्टी है, वो अपनी लिबर्टी के साथ रह सकते हैं, उनको फ्रीडम है, जो कुछ वो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसको क्या है, लिमिटेड है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई अपनी मर्जी से कोई चीज़ कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो अगर वो उसी काम से किसी दूसरे बंदे को परेशानी होती है तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जो आपकी लिबर्टी है वो इतनी भी एब्सोल्यूट नहीं है कि जिससे दूसरे को दिक्कत होने लग जाए। अगर आपकी लिबर्टी से दूसरे को दिक्कत होती है तो फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी। फर्टिनिटी क्या होती है, फर्टिनिटी होती है भाईचारा, ठीक है, मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल, ठीक है, जो सभी पीपल हैं उसमें जो है ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, फर्टिनिटी ये बोलती है। फर्टिनिटी हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। अगर ब्रदरहुड की फीलिंग्स होगी तो यूनिटी इन द नेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पे जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है, इसके लिए वो भी जो है फर्टिनिटी का आइडिया जो है वो प्रमोट करती है हमारी सिंगल सिटीजनशिप, जो हमारे आपस में भाईचारा बढ़ाती है, जो यूनिटी ऑफ द नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिग्निटी और यूनिटी ऑफ द नेशन के लिए। ये कुछ फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड कि 26 नवंबर 1949 को हमने कुछ जो लॉज हैं, कुछ प्रोविज़न जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए थे, वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 एंड 394। ये प्रोविज़न जो थे वो हमने 26 नवंबर 1949 को इम्प्लीमेंट किए थे और 26 जैन 1950 को जो बचे हुए प्रोविज़न थे
जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन जो था अपना फुली इम्प्लीमेंट किया था, कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया था इस दिन, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी का कंसेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी, फर्टिनिटी एंड इक्वलिटी, इनका जो कंसेप्ट है हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।